आप सभी को इस्तकबाल करता हूँ एजुकेशन आर्ट्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ण विचा क्या होता है और इससे संबंधित जो भी डाउट आप सभी को है वो हम बताएंगे। इसको सबसे पहले ये वर्ण क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो वर्ण सबसे छोटी वर्ण जो है सबसे छोटी ध्वनि है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि क, ठीक, तो हम क को छोटा कर सकते हैं, क हलंत अ, ठीक है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। लेकिन जो क हलंत अ है इसको और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा क हलंत है इसको आधा क भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको क हलंत को और अधिक छोटा नहीं कर सकते, इसको और खंडित नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचा क्या है, ठीक। तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचा क्या है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे परिभाषा देख रहे हैं उसको ध्यान से आप देखिए, ठीक। और अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करते चले जाइए, नोट करते रहिए जो आपको बताया जा रहा है। ये वर्ण विचा क्या होता है? वर्ण विचा कि सबसे छोटी ध्वनि, शब्द पे गौर कीजिएगा, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको छोटा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में राम दिया गया है, तो इस शब्द में ध्वनि को देखिए कि र हलंत आ, र हलंत धन, अकार धन, म हलंत अ, राम हुआ। अब ये जो दिया है इसको र हलंत आ, ठीक, ये म हलंत अ, इसको और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये जो आ है इसका टुकड़ा अधिक नहीं किया जा सकता, इसका नहीं किया जा सकता, इसका नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आ जो है इसका कर सकते हैं, अ धन अ, ठीक। जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर जोर दीजिएगा दिमाग पे थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो र हलंत है इसका और इसको छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हम पूरा र, ये जो पूरा र होता है, ये पूरा जो र होता है इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं? र हलंत अ लिखते हैं, तब ये जाके हमारा पूरा र होता है, ठीक। तो इसका और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं, ठीक। तो अब हम जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला ये हो कि दो वर्णों के व्यवस्थित, ये यहाँ पे दो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया है। ये होना चाहिए वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। शब्द पे गौर कीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक ढंग, ठीक है, क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्ण, हिंदी में जो वर्ण है वो कुल कितने वर्ण हैं? आप कमेंट में बताइए।
जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो आप आपको नीचे बताएंगे। ठीक, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो हमारा वर्ण होता है, वो वर्ण को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और ये स्वर्ण वर्ण में क्या है? तो स्वर्ण वर्ण में अब कहा जाता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ आ जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। उसी तरह व्यंजन को भी, जो व्यंजन होता है, तो व्यंजन की संख्या ये 33 होती है। ठीक, यह को नहीं होगा, ये क होगा। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो इसको व्यंजन को भी हम आगे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ आपको बता देते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जिनको स्वतंत्र, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतः होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम क को ले लेते हैं, ये हमारा क्या है? क है। ठीक, ये हमारा क है। तो इसका उच्चारण जैसे आप कीजिएगा, पढ़िएगा क, तो इसमें अ, लास्ट में अ आ रहा है। देखिए, जब आप उच्चारण, आप कहीं भी है, कहीं भी बैठे, आप मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए क, तो देखिए लास्ट में अ आ रहा है, यानी ये होता है क हलंत। ठीक, क हलंत अ। ठीक, तो ये होता है क हलंत अ, लास्ट में अ आया, तो ये स्वर वर्ण की सहायता लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर कुल पूछे तो 35 हो जाती है, क्योंकि इसमें ड और ढ जुड़ जाता है। ठीक, दो ये जुड़ जाते हैं। चलिए आगे हम इसको अब व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं इसको। ये आपको ये जो क वर्ग दिया है, तो इसमें आप समझिएगा कि क से लेके अंग तक। ठीक, उसी तरह ये ट है, इसमें च वर्ग छूट गया है। ठीक है, तो च वर्ग में हो जाएगा च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये प वर्ग समझिए, तो प जो इस प वर्ग में पूरे वो आ जाएगा। ठीक, चलिए ये है अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो अंतःस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये होता है, इसमें कौन कौन आ जाता है? तो य, र, ल और वो आ जाता है इसमें। ठीक, और उष्म व्यंजन क्या होता है? तो उष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय, क्या होता है कि वो ध्वनि निकलता है, जिसके उच्चारण करते समय उष्मा उत्पन्न होती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें आ जाता है, इसके अंतर्गत तालाब स, मुदंत स, दंत स और ह आ जाता है। ठीक, आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, क्योंकि इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, तो पीडीएफ में आपको ये सब मिल जाएगा, ये वीडियो आप देखते रहिए और इसको लिखते रहिए, इसको चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम मिटा ही देते हैं। ठीक, इसको हम मिटा ही देते हैं। थोड़ा क्रम का चेंज कर ले कलर, यही ठीक है। तो जैसा, चलिए इसी को रहने देते हैं। ठीक, तो ये आ गया आपका अंतःस्थ व्यंजन। ठीक,
उसमें व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसको आप जान लीजिए कि संयुक्त व्यंजन, ठीक, तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, ठीक। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, जिसको आप ऊपर आपको बता दिया गया है, ठीक। तो इसका जो परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं। परिभाषा अगर हम परिभाषा से समझते हैं उसको तो आपको मौखिक रूप में हम बता दिए हैं। तो परिभाषा, एक बार परिभाषा अगर हम आपको परिभाषा के माध्यम से बता दें तो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये परिभाषा में आपको हम समझा दें कि जो स्वर वर्ण स्वर है इसका परिभाषा क्या हो सकता है, ठीक। परिभाषा के माध्यम से इसको जानते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं होती, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं होती और जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक। आपको बता दिया गया है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। इनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र होती है, इनका उच्चारण स्वतः होता है, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 11 होती है, इनकी संख्या 11 होती है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, ठीक। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन होता है स्वर वर्ण में? तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक। नेक्स्ट हमारा है स्वर के भेद। अब स्वर के भेद के बारे में हम जानते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष का मतलब होता है छोटा। हर्ष का मतलब क्या होता है? ये आपका हर्ष का मतलब होता है छोटा, और ये जो दीर्घ होता है इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक। ये आपको इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको इस तरह से समझा दिया जाता है तो समझने में बहुत आसान हो जाती है, ठीक। तो अगला इसको हम अब परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि हर्ष स्वर, ये जो हर्ष स्वर है इसको परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय, देखिए शब्द पे गौर कीजिए, सबसे कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। इस संख्या में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अ, हर्षई, 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 हर्षऊ और री, ठीक है। इनकी उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे आप उच्चारण कीजिएगा अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये उच्चारण करते समय इनमें बहुत कम समय लगता है, जिसके तो इसे छोटा छोटा स्वर भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे कि आपको हर्ष मतलब छोटा होता है तो इसको छोटा स्वर के माध्यम से भी समझ सकते हैं अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। और दीर्घ स्वर यानी बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसको भी हम परिभाषा के माध्यम से चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। संख्या कितनी है? 7 है, ठीक। और इसमें कौन कौन से स्वर आएगा? तो आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। इसमें देखिएगा तो अ के तुलना में आ बोलने में ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे जैसे आप बोल के खुद अगर आप बोलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे साथ बोलिए आ, तो इसमें अ से ज़्यादा समय आ बोलने में लगा, उसे हर्षई बोलने से ज़्यादा समय दीर्घई बोलने में समय ज़्यादा लगा, उससे दुगुना लगा, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, नहीं बड़ा स्वर कहते हैं, ठीक। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं परिभाषा के माध्यम से कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से लगभग 3 गुना ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कोई मंत्र को जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे कि ओम, मैया, भया, ऐसे ऐसे शब्द
का जब उच्चारण हम करते हैं तो क्या होता है कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। इसको सूचित करने के लिए हम ऐसा 3 भी लिखते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि हर्ष स्वर से इसमें क्या होगा, 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा, ठीक? नोट में एक इस नोट इसमें दिया गया है, नोट को भी आप समझ लीजिए तो आपका डाउट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें नोट में बताया गया है कि प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ने, देखिए जैसे कि आपको बताए हैं अभी, मंत्र पढ़ने, किसी को संबोधन करने के लिए किया जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उनके आगे बिंदु की गिनती 3 लिखी रहती है, ठीक, लिखा जाता है, ठीक। इसका अर्थ होता है कि उस स्वर का उच्चारण हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगा कर किया जाए, जैसे ओम, मैया, भैया, आकार इत्यादि, ठीक। चलिए, अब हमारा होता, अब नेक्स्ट जो थी है वो है व्यंजन, ठीक। व्यंजन, अब इसको हम व्यंजन जैसे कि बता दिए कि जिन स्वरों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे पंजन हो गया तो आपको इसको व्यंजन कर लीजिएगा, ठीक है। व्यंजन कहते हैं, व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपको बताए हैं कि जैसे कि क, तो जैसे हम क बोलेंगे तो उसमें अ आ रहा है, कहीं ना कहीं देखिएगा तो उसमें लास्ट में अ आ रहा है, क अ आ रहा है। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, चाहे प, फ, ये सब बोलिए तो इसमें अ लास्ट में अ आ रहा है, यानी इसमें हम स्वर की सहायता लेते हैं। अगर हम प बोलते हैं, ये हम लिखते हैं जैसे कि हम लिखते हैं क, तो क हलंत अ, तब ये हमारा क होता है पूरा क, ठीक। तो उसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों के पूरे शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, तो स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक। तो आप खुद से उच्चारण कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसमें ड और ढ को जोड़ दिया जाए तो ये कितनी हो जाती है, कुल संख्या इनकी 35 हो जाती है, ठीक। चलिए, और व्यंजन के अब हम भेद की बात करें तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या वीडियो के स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इस संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक। और ये होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य इसका उच्चारण होता है, ठीक। तो इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इस संख्या में 4 होता है। और नीचे हम बताएंगे, इसको नीचे लिख चुके हैं कि ये इसमें कौन कौन आएगा, ठीक। उसमें व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 4 ही होती है। तो व्यंजन की संख्या आपको कितना बताया गया है, 33 बताया गया है। तो देख लीजिए, 25 4 29 4 33 हो गया, और कुल बताया गया है 35। तो उसमें ड और ढ को जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, यानी छूती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितनी होती है, 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो ये 5 5 करके 25 हुआ। अब हम अंतःस्थ व्यंजन की ओर चलते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, इसको भी हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा
समझ में आएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय व्यंजनों सॉरी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इस संख्या में क्या होता है? 4 होता है, जैसे आपको ऊपर में बता दिया गया य र ल व। ठीक, तो ये इसका जब आप उच्चारण कीजिएगा य, तो ये स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। ठीक, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, य र ल व। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, और ये उष्म व्यंजन है, इसको याद करना तो सबसे आसान हो जाता है। उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, तलाबस, मूर्धन्यस, दंतस। जैसे आप इसका उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ, तलाबश। देखिए इसमें उष्मा यानी उष्मा निकल रही है मुंह में थोड़ा। देखिए जैसे बोलिएगा तलाबश, मूर्धन्यश, दंतश तो इसमें उष्मा यानी जी जो मुंह में हमारे गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ये संख्या में 4 होती है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और नोट में एक और है कि संयुक्त व्यंजन ये क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। संयुक्त व्यंजन जब 2 से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाए तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है, इसमें हो जाता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये देखिए संयुक्त व्यंजन क्यों इसको कहा गया था? क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी मिला हुआ जुड़ा हुआ व्यंजन। ठीक, तो इसको हम समझ लेते हैं कि किससे किससे मिलकर बना है। तो देखिए ये आपको क हलंत तालाब श से मिलके सॉरी क हलंत मुधंत से मिलकर क क हलंत धन मुधंत से इक्वल टू 6 बना है, तो इसे छंड हो गया, क्षमा हो गया। त हलंत धन र त्र बना है, पत्र हो गया, चित्र हो गया। ठीक, ज हलंत ज्ञ से मिलके ज्यम से मिलके ज हलंत ज्ञ इक्वल टू ज्ञ ज्ञ हुआ है तो यज्ञ हुआ, ज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ। ठीक, उसी तरह तालाब सहलंत धन र श्र हुआ तो इससे श्रमिक हुआ, श्रम हुआ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना न भूलें। अगर आपको अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। और आप भी अगर 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी अगर है तो आप इस चैनल से जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पेड पेड बैच की। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक, तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर ये कंटेंट आपको कैसा लगा है ये भी कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सेशन में आएंगे और इस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या आप कमेंट में बताइए कि ऑब्जेक्टिव हम कराएं या इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो अगर अगर आप गार्जियन हैं या अगर आपके छोटे भाई बहन कोई भी हो, दोस्त हो, उसको भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफ कोर्स इसमें कोई पैसा लगेगा नहीं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए।